नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है 5 एंकर 25 खबरों का। तो हम 5 एंकर्स मिलकर के आपको देते हैं टॉप 25 की पूरा अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। तो केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को बुधवार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी। डीए में इस वृद्धि के साथ अब यह बढ़कर 53% हो गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बुधवार को रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसल जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की गई है। साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होगी। 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी होगी। 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। 39 राजनीतिक प्रकरण को कोर्ट से वापस लिया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूरी जानकारी दी है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दिवाली से पहले राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया है और अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर होगा। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से डीए बढ़ाने का ऐलान कर रहे थे। सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगाते हुए डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 4% बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने 1 जनवरी 2024 से डीए का लाभ देने की मांग सरकार से की है। हाल ही में हुए चुनाव के बाद 2 राज्यों में सरकार गठन के बहाने एनडीए और इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। शपथ ग्रहण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता दिग्गज मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को फिर से सीएम चुन लिया गया है। बीजेपी की ओर से ऑब्जर्वर बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया। नायब सिंह सैनी अब कल सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित एनडीए शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय पाकिस्तान के दौरे पर हैं। SCO सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। SCO बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। हमारे संगठन के चार्टर में इन सवालों के जवाब हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अनुच्छेद 1 पर विचार करें, जो SCO के लक्ष्यों और कार्यों को स्पष्ट करता है और इसका उद्देश्य आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। चार्टर ने स्पष्ट रूप से प्रमुख चुनौतियों को भी बताया जिनसे NCO लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 आतंकवाद, 2 अलगाववाद और 3 उग्रवाद। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही बन रही थी। आरोपी कई बार बिना हथियार के बाबा के घर भी उसके आसपास गए थे और ये खुलासा किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग पुणे में बनी। शूटर गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने यूट्यूब पर वीडियो देखा और शूटिंग सीखी। ये लोग मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। 12 अक्टूबर की रात बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे बेटे जिशान के बांद्रा में बने दफ्तर में मौजूद थे। बाहर निकलते ही उन पर 6 गोलियां चलाई गई। वारदात के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। चौथा आरोपी हरीश बालक राम 15 अक्टूबर को बहराइच से पकड़ाया गया। 3 अब भी फरार चल रहे हैं। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
बहराइच में भड़की हिंसा का बुधवार को चौथा दिन है। हिंसा प्रभावित पूरे इलाके में फोर्स तैनात है। महराजगंज, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वहां 2 किलोमीटर इलाके में पूरा मार्केट बंद है। प्रशासन ने लोगों से दुकानें खोलने की अपील की है, लेकिन डर की वजह से कोई भी दुकान नहीं खोल रहा। इधर मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कल चुनाव आयोग ने विजयपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और डेट के सामने आने के साथ ही अब कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल श्योपुर के कराहल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री रामनिवास रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ भी हमारे 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस के विधायक बिके थे और बाद में भी बिकते रहे हैं। उनमें से एक भी विधायक आदिवासी नहीं था। आदिवासी कभी बिकता नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कहा है कि कांग्रेस यदि यहां से चुनाव जीतेगी और अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती है तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे और रैली निकालेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़े को लेकर भोपाल और इंदौर में एफआईआर के बाद जबलपुर में भी अब एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई ने एक मोबाइल नंबर के साथ मंगलवार को ट्वीट किया कि बीजेपी सदस्यता अभियान में ठेके पर सदस्य बनाने का काम हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी जगह जगह फोन कॉलर्स के खिलाफ मामला दर्ज करा रही है। वही मामले को लेकर एक बार फिर अजय विश्नोई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सक्रिय कार्यकर्ताओं के सिर पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी मदद के लिए ही फर्जी एजेंसियां मैदान में आ गई हैं। इधर अजय के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। सिंघार ने कहा कि फर्जी एजेंसियों से फर्जी कार्यकर्ता बनाने के खुलासे से प्रदेश में भाजपा की जमीनी स्थिति का भी अब पर्दाफाश हो गया है। कुछ लोग आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़कर इन प्रकार ऊपर बढ़ा देना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए कुछ फर्जी एजेंसियां मैदान में आ गई हैं। तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? इधर भानु प्रतापपुर में नोटों की गड्डी के साथ बीजेवाईएम नेता का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बीजेवाईएम के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी के कार में नोटों की गड्डी दिख रही है। मामले में तूल पकड़ता देख बीजेवाईएम मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी का बयान सामने आया। कांग्रेस नेताओं के आरोप के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे पारिवारिक पैसे हैं, मैंने नादानी के कारण वीडियो पोस्ट किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल मेरे दादा की उम्र के हैं, उन्हें इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मामले में सीएम साय ने कहा है कि नोट के बंडल वाले वीडियो को वेरीफाई कर रहे हैं। हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा है कि युवक कौन है, युवक के पास नोट का बंडल कहां से आया, ये सब जांच का विषय है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा कि बीजेपी के नेता खुलेआम भ्रष्टाचार कर पैसा दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के इन कामों को जनता देख रही है। तो वहीं जिस रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर दबाव वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई है, उसी दक्षिण सीट से 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा दावा किया है। इस बार भी सीट बीजेपी की ही होगी, ये बृजमोहन अग्रवाल का कहना है। और रायपुर दक्षिण को 2-2 विधायक मिलेंगे। सुनिए रायपुर दक्षिण सीट पर कैसे 2 विधायक दे रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। मेरी ही सीट जिसको मैंने खाली किया है, उस सीट पर भी चुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं। 8 बार वहाँ की जनता ने बीजेपी को जिताया है, मुझे जिताया है। फिर से एक बार वो 9वीं बार बीजेपी को जिताएगी, क्योंकि जनता को अब 2 विधायक मिलेंगे। एक विधायक तो जो अधिकृत रूप से जीत कर आएगा, और 8 बार वहाँ की जनता ने विश्वास किया, तो मैं भी उनके लिए वैसे ही काम करता रहूँगा। छिंदवाड़ा में विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। दरअसल क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व सांसद नकुल नाथ शिरकत किया उन्होंने इस बैठक में और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू के 5 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। जिला बीजेपी अध्यक्ष शेषराव राव यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि नकुल नाथ ने 5 साल में क्या किया है, जो विकास छिंदवाड़ा में दिखाई दे ये बीजेपी की देन है। बीते 5 सालों में सांसद रहते हुए नकुल नाथ ने कुछ भी नहीं किया। साथ ही कहा कि छिंदवाड़ा का विकास बीजेपी की सरकार आने के बाद हुआ है। सूरजपुर हत्याकांड के मामले में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंकित गर्ग आईजी ने यह जानकारी दी है। हत्या में कुलदीप साहू, रिंकू सिंह, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी की मुख्य भूमिका थी।
गोल्डी साहू, सूरज साहू सहयोगी के तौर पर शामिल थे। तालिब शेख से रंजिश रखता था कुलदीप साहू, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तालिब को मारने उसके आरोपी घर गया था। तालिब शेख के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। घटना में चाकू से कई वार किए गए थे। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है। कवर्धा के लोहारीडीह कांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। 15 सितंबर को जिस सिर्फ प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी, मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद उसे खुदकुशी बताया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने इसे हत्या करार दिया है और हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी में मृतक उप सरपंच रघुनाथ साहू का बेटा भी शामिल है। ये संयुक्त कार्रवाई कवर्धा और बालाघाट पुलिस की है। बता दें कि कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में 15 सितंबर को शिव प्रकाश उर्फ कचरू की लाश फांसी पर की मिली थी, जिसे आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उप सरपंच के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद बवाल बढ़ा और ग्रामीणों ने उप सरपंच के घर पर आग लगा दी, जिसमें जिंदा जलकर उप सरपंच की मौत हो गई थी। पहले भी ये बात नहीं थी कि उसने आत्महत्या किया है। वो मृत पाया गया लटक करके और दम घुटने से मृत्यु हुई, ये विषय था। अब ये दम घुटने से मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई षड्यंत्र इसके पीछे था या उसका स्वयं की उसकी प्रेरणा थी, ये स्पष्टीकरण होना बाकी था। पूरी तरह से वो मामला जो है हत्या का मामला था। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस पूरी तरह से इस घटना को सुसाइड का रंग देने लग गई। प्रशांत साहू के मामले में भी उसको गलत रूप दे रहे हैं कि वो मिर्गी का पेशेंट था। आज उसके ऊपर भी इसी तरह से यदि जांच कराई जाए तो पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी कि पुलिस की मारपीट के कारण ही प्रशांत साहू की मौत हुई है। झारखंड से रायपुर लाए गए गैंगस्टर अमन साहू पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार फिर IBC 24 की दिखाई खबर पर सत्यता की मुहर लगी है। कैमरे से हटकर अधिकारियों ने बताया कि आरोपी तेलीबांधा में कोल और कंस्ट्रक्शन कारोबारी के दफ्तर के बाहर शूटआउट करवाने से साफ तौर पर इनकार कर रहा है। अपना नाम उजागर किए बिना पूछताछ में जुटे एक पुलिस सूत्र के मुताबिक अमन ने पूछताछ में देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का लक्ष्य बताया है। अमन ने पूछताछ में बताया कि छत्तीसगढ़ के कई ठेकेदार कारोबारी से परिचय है, लेकिन पुलिस ने नामों का खुलासा नहीं किया है। वहीं ग्वालियर में मां बेटी के हत्यारे पकड़ लिए गए हैं। दरअसल आरोपी इरफान खान मृतक रीना भल्ला की दुकान पर काम करता था। 4 महीने पहले पैसे के लेन देन को लेकर उसे निकाल दिया गया था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने साथियों अंकुर झा, प्रमोद माथुर और छोटू राणा को हैदराबाद से बुलाया और गार्डन होम सोसाइटी में घुसे। आरोपियों ने पहले लूटपाट की और फिर गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने सभी को धर दबोचा। वहीं SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी इरफान ने दुकान से निकालने का बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। 3 तस्वीरें इसके हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में हर रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। भोपाल से खबर, राजधानी में डेंगू का प्रकोप जारी है। शहर में 158 जांच में 9 नए डेंगू पॉजिटिव मिले हैं और बीते 15 दिन में 107 मरीज सामने आए। शहर में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 452 पहुंच गई है। चिकनगुनिया के भी बीते 15 दिन में 43 मरीज सामने आए। इधर इंदौर में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 459 हो गई है। इंदौर में डेंगू के एक्टिव केस की संख्या 16 है। डेंगू पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। फॉगिंग मशीन का भी इस्तेमाल यहां किया जा रहा है। ग्वालियर से खबर, जहां डेंगू के 22 नए मरीज मिले। 440 सैंपल की जांच यहां पर की गई थी। डेंगू का आंकड़ा इस सीजन में 1000 को पार कर गया। इधर गुना में ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नोट छापने का झांसा देकर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। नोट बनाने का वीडियो दिखाते थे, लोगों को गुमराह करते थे। कैंट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
और बिग ब्रेकिंग कटनी से है। सैकड़ों ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। लापता युवती को ढूंढने के लिए गुहार लगा रहे। 2 दिनों से दरअसल युवती लापता है। परिजनों ने युवती के अपहरण का आरोप लगाया है। एनसीबी थाना की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो कटनी से बड़ी खबर, लापता युवती को खोजने की गुहार लगाने के लिए यहां पर तमाम ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। बीते कई दिनों से युवती लापता है। पिछले 2 दिनों से युवती लापता है। परिजनों ने युवती के अपहरण का आरोप लगाया है और खोजने की गुहार भी लगाई है। एनकेजे थाने की पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं अगली खबर मुरैना से है, जहां बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया है। 5 राउंड फायरिंग कर लाठी डंडों से मारपीट की। 6 से ज्यादा हथियारों के साथ ये 12 बदमाश पहुंचे थे। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य फरार हैं। कोतवाली थाना इलाके के शहर की गांधी कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस मामला दर्ज कर अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इंदौर से खबर है, यहां राह चलते एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने एक युवक को सड़क पर बुरी तरह पीटा है। थाने से कुछ ही दूरी पर मारपीट होती रही। विजयनगर थाने से चंद कदम की दूरी पर मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सायाजी चौराहे पर यह घटना हुई है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इधर इंदौर में सड़क पर रेत गिट्टी डालने को लेकर विवाद हो गया। घर के सामने रेती गिट्टी डालने के लिए दौरान पड़ोसियों में झड़प हुई। 8 अक्टूबर की घटना है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। इधर बिलासपुर में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। अवैध प्लॉटिंग पर फिर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण और कब्जे को हटाया गया। राजकिशोर नगर क्षेत्र के सरजू कॉलोनी में कार्रवाई की गई है। अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को बेची जा रही थी जमीन। नगर निगम की टीम ने पूरी कार्रवाई की है। तो वहीं बैतूल में चाकूबाजों का आतंक जारी है। 2 जगहों पर लूट की कोशिश में राहगीरों पर चाकूबाजी की घटना हुई। 6 युवक इसमें घायल हुए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। 5 युवक जिला अस्पताल में भर्ती हैं और एक को भोपाल रेफर किया गया है। 3 आयतन अपराधियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया था। गंज थाना क्षेत्र के खंजनपुर और पटेल वार्ड की यह घटना है। इधर जशपुर में प्रशासन की नाकामी सामने आई है। लोगों ने अब जिम्मेदारी उठा ली है। ग्रामीणों का रपटा पुलिया बनाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आवागमन ठप होने से ग्रामीणों ने खुद पुलिया बनाया है। पुल नहीं होने के चलते शहर पहुंच नहीं पा रहे थे ग्रामीण, और प्रशासन की पहल नहीं होने पर ग्रामीणों ने अब खुद ये बीड़ा उठाया है। बगीचा विकासखंड के परसा डीपा गांव का यह मामला है। इधर खैरागढ़ से खबर है, शमशान के रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। शव को खेतों से शमशान घाट यहाँ ग्रामीण लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमशान घाट जाने का रास्ता नहीं है। खेतों के रास्ते शव को ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। खैरागढ़ ब्लॉक के चिचोला के शमशान घाट का ये मामला, ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। खबर आपको बता दें, कोयला घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ईडी आरोपियों से जेल में अब पूछताछ करेगी। एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट से पूछताछ करने के लिए अनुमति मिल गई है। सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी समेत कुल 3 लोगों से पूछताछ होगी। कुछ नए तथ्य मिलने के बाद ईडी ने अनुमति दी है। अभी तीनों आरोपी एसीबी ईओडब्ल्यू की न्यायिक रिमांड में जेल में बंद है। इधर निलंबित महिला आईएएस रानू साहू को ईडी गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी के बाद कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। ईडी ने एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया है। एसीबी ईओडब्ल्यू की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद है रानू साहू। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरीके से कोयला घोटाला मामले में जो जेल में बंद है जो सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर, इनको जो है ईडी एक बार फिर इनसे पूछताछ करेगी। उसके लिए अनुमति आवेदन सुबह लगाया गया था जो एसीबीओडब्ल्यू की कोर्ट में, वहां से उनको अनुमति मिल गई है। और अब जो है ईडी की टीम उनसे जेल में जाके पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल के आ पाई है, कुछ नए तथ्य जो हैं कोयला घोटाले में हैं उसको स्पष्ट करना है। इसी बात को लेके पूछताछ की अनुमति आवेदन यहाँ पे लगाया गया था। अभी हालांकि और किस तरीके की पूछताछ होगी इस बात का उल्लेख अभी नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो निलंबित आईएएस हैं जो कोयला घोटाले में ही जो जेल में बंद हैं,
उनको भी अब जो है ईडी जो है प्रोडक्शन वारंट उसने लगाया है ACPW की कोर्ट में, और वहां से उनको गिरफ्तारी की अनुमति मांगी है। उसके बाद उनको कस्टोडियल रिमांड पे लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी बता दें कि ये जो है सभी जो आरोपी हैं ये ACPW की और क्या खुलासे होते हैं और फिर उसके बाद इस पूरे मामले में किसके ऊपर गाज गिरती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और जशपुर से एक बड़ी खबर है, शराबी टीचर ने हंगामा किया। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था प्रधान पाठक, सहयोगी शिक्षक के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। शराबी शिक्षक कमला राम भगत का वीडियो सामने आया जो वायरल हो रहा है। सन्ना विकासखंड के सरकारी स्कूल बलादर पाठ की यह घटना है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिएगा। शराबी टीचर ने जब हंगामा किया है, प्रधान पाठक स्कूल पहुंचा, सहयोगी शिक्षक के साथ इसने मारपीट की, गाली गलौज। बोलिए बोलिए विवाह के क्या करवाए, बोलिए ना, बोलिए। इधर बुरहानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया है। बाढ़ में फंस गए थे मजदूर, धोरक नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। शाहपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो बुरहानपुर से एक बड़ी खबर है, जहां मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। देख सकते हैं विजुअल्स में आप कैसे बाढ़ में फंसे हुए हैं मजदूर। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे सभी का रेस्क्यू किया है। धोरक नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। शाहपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बुरहानपुर से। बुरहानपुर से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ IBC 24 पर। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।